देखो लास्ट क्लास तक हमने कर लिया था, अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। H3PO4 में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं आपको। सर 50 इलेक्ट्रॉन्स, यस, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन 50 और हम्म। न्यूट्रॉन 47। ओके देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करनी है तो हम कैसे करते हैं। देखो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक और तीन हाइड्रोजन हमारे पास फॉर्मूला में है, तो 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 15, और कितने ऑक्सीजन है, 4, और ऑक्सीजन के पास 8, तो ये हो जाएगा 3, ये तो हो गया 18, 18 और 32 वापस कितना है, तो 50 आ गया। लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने H2SO4 वाला, उसमें भी 50 थे। ये भी कितना होगा फिर, तो ये भी 50 होगा ना, सही है। यस सर। और न्यूट्रॉन्स, देखो हाइड्रोजन के 40 पास कितने न्यूट्रॉन्स, हाँ 0 हाइड्रोजन के पास 0 कितने होते हैं, 0। 48 ये फास्फोरस के पास कितने हैं, 16, 16 16 और इसके पास हमें मालूम है, तो ये आ जाएगा कितना, 48। ठीक है, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने, मेरे ख्याल से सब आप लोगों ने कर लिया। ये वाला क्वेश्चन भी आपने आज कर लिया। एक क्वेश्चन करो, जो मैंने आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाया था ना, लिखो। अब मॉलिक्यूलर स्पीशीज, मॉलिक्यूलर स्पीशीज, मॉलिक्यूलर स्पीशीज X2 contains 50 neutrons and 50 electrons, 50 electrons, ठीक है। then representation of X is, बताओ भाई X का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। अब रिप्रेजेंटेशन याद है ना, वो A और Z बताना है हमें। X 25 25 एक बार सबको एक बार ट्राई कर लेने दो, जब भाई जिस जो भी कर ले वो सब आंसर बताना, ठीक है। 25 mm 25 25 और 25 मतलब ml जो X जो है उसका Z 25 और मास नंबर भी 25 है, ऐसा। 50। यस सर। अच्छा देखो, X2 के पास न्यूट्रॉन्स कितने, 50, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने, 50। तो दो के पास अगर 50 है तो एक के पास न्यूट्रॉन कितने, 25, और इलेक्ट्रॉन्स कितने, 25। यही Z भी होगा और यही प्रोटॉन्स भी होंगे। तो देखो आप में से काफी लोगों ने गलत कर दिया, जिसने 25 बताया। Z तो 25 है, Z तो 25 है, लेकिन मास नंबर जो होता है वो P+N होता है भाई, यानी कि 25 + 25 50 है मास नंबर। समझ रहे हो, गलत कर दिया आपने, 25 जिसने भी बताया। क्योंकि जो ऊपर होता है वो मास नंबर होता है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 25 + 25। अब आगे से ध्यान रखना, अगला गलत मत करना। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसा ही। हो गया, कॉपी कर लिया ये वाला, यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, 2-3 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैं आज इसके। लिखो हाइपोथेटिकल स्पीशीज, या एक ऐसे लिख लो, एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज, अ मॉलिक्यूलर स्पीशीज, अ मॉलिक्यूलर स्पीशीज X2 2 plus, X2 2 plus contains
contains 42 neutrons, 42 neutrons and 42 electrons. ठीक है, then representation of x, बताओ। देखो दिया है x to 2 प्लस, Atomic number 22, mass number 43. अच्छा चलो चेक Yes, sir. करेंगे अब। ध्यान देना, इस बार जो स्पीशीज है उस पे मैंने आपको 2 पॉजिटिव चार्ज लगा के दे दिया। अब इस चार्ज 2 पॉजिटिव का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझते हो, 2 पॉजिटिव चार्ज आया है इसका मतलब क्या हुआ होगा। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ट्राई करो। अर्नव, मन, ये जो है इन्होंने पहले किया हुआ है इसलिए चलो इनको ये आप लोग ना अभी बताना मत, ठीक है। अर्नव और ये बाकी लोग जो आंसर कर रहे हैं इन्होंने पहले ये चीजें पढ़ी है, ठीक है। पहले बाकी लोगों को ट्राई करने देंगे हम। एटॉमिक नंबर 22 और मास नंबर 43। अच्छा, ओके, यश का भी आंसर यही आया है। आफिया का भी यही आया है। सिद्धांत का भी यही आया है। देखो कैसे करना है बताओ। ये जो स्पीशीज दिए ये तो आपको आयंस की फॉर्म में दिए, आयोनिक फॉर्म में दिए, और हमें निकालना किसका है, हमें तो न्यूट्रल का निकालना है। तो मतलब पहले आपको स्पीशीज को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आयन की फॉर्म से हम कैसे बताएंगे। देखो इस X2 प्लस के पास बताओ कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 42, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 42। लेकिन बताओ इससे अगर मुझे X बताना है तो पहले मुझे बताओ X2 बताना पड़ेगा ना। सोचो जरा कि इससे कैसे बता पाऊंगा, पहले तो मुझे X2 बताना पड़ेगा, पहले न्यूट्रल पे आना पड़ेगा मुझे, तभी तो फिर मैं X2 से X बता पाऊंगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन को याद है ना कैसे किया था हमने, X2 से X बताया था। तो इसका मतलब पहले X2 प्लस को X2 में कन्वर्ट करो। अब बहुत ध्यान से समझना, बताओ इसका मतलब ये है कि X2 से X2 प्लस का मतलब क्या है कि X2 से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए होंगे तब इस पे 2 प्लस चार्ज आया होगा। तो इससे न्यूट्रॉन पे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, न्यूट्रॉन तो 42 रहा होगा। लेकिन समझो X2 प्लस के पास अगर 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब X2 ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तब उसके पास 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ उसके पास न्यूट्रल स्टेट में कितने रहे होंगे, 44। बोलो बोलो Yes, बोलो sir. बोलो। हाँ, तो न्यूट्रल स्टेट में कितने रहे होंगे उसके पास, 44। तभी तो देखो जब 44 से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो 42 आ जाएगा, और उस पे चार्ज क्या लगा दोगे आप, 2 प्लस लगा दोगे। ठीक है, अब हमारे पास x आ गया ना, तो x से फिर हमें किस पे जाना है, x2 आ गया, सॉरी x2 से फिर हमें किस पे जाना है, x पे जाना है। तो इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने, 21, और इलेक्ट्रॉन्स कितने, 22। यही हमारा z, यही हमारा p। यहाँ से a निकाल लूं मैं n प्लस p करके, यानी कि 22 प्लस, सॉरी 21 प्लस 22, ये आ जाएगा 43। और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आ जाएगा, देखो z कितना 22 और a कितना, ये रहा 43। चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों के आंसर्स आ गए थे। अच्छा, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं कि जो लास्ट क्लास थी हमारी, लकी शर्मा, आज आपने ज्वाइन किया है ना लकी, यही आपका नाम है ना, इसी नाम से आपने एंट्री की है, ठीक है। और आज कोई और भी आया है क्या न्यू, जो आज जिसकी आज पहली क्लास हो, बता दो मुझे, जिसकी आज पहली क्लास हो। निशा, आपकी कल आज पहली क्लास है, निशा यादव। और भी कोई है, देखो भाई शर्माओ मत, बता दो, ठीक है।
रुद्र तो है ही पहले से। और चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट क्लास में कुछ नहीं, हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी थी, मैंने बताया भी था अभी क्लास स्टार्ट करने जब मैंने की थी। मैं फिर से बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। फिर मैंने पढ़ाया था कि एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने बताया था। एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से, ये एटॉमिक नंबर होता है और ये मास नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और वही प्रोटॉन्स भी होते हैं। मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में समझी थी। और एक एटम को आयन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। एटम को आयन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में समझी थी, ठीक है। उसके बाद तो यही से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। और अब पुराने लोग पहले आंसर ना कर, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। हाइपोथेटिकल स्पीशीज, या हाइपोथेटिकल मतलब एक अजम्पशन है हमारा, एक अज्यूम की हुई स्पीशीज ले रहे हैं हम। हाइपोथेटिकल स्पीशीज y3 3 negative, y3 3 negative contains 30 electron, 30 electron and 30 neutron, and 30 neutron. Then find y क्या, representation. Then find representation of y. चलो भाई लगाओ दिमाग। y3 3 नेगेटिव का डेटा दिया जा रहा है। Atomic Y9, number 9 Sir, और 21. mass number 9. अच्छा, Y9 19. 919। Sir, atomic number 9, atomic mass 9 and atomic number 19. एटॉमिक मास 9, उल्टा तो नहीं बोल दिया? हाँ सर, उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया। रुद्र का आंसर आया, सिद्धांत का, यश का, आफिया, और किसी का आया क्या? नहीं। वैष्णवी का आ गया आंसर। चलो देखो क्या करना है। देखो हमें स्पीशीज दी जा रही है y3 3 नेगेटिव, ठीक है। अब y3 3 नेगेटिव है तो इसके पास हमें बोला जा रहा है कि कितने न्यूट्रॉन्स, 30 न्यूट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मतलब नेगेटिव चार्ज तब आता है जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले चुका है तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा। ये जो y3 स्पीशीज है इसमें ये पहले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बैठी हुई है, तभी तो 3 नेगेटिव चार्ज आया हुआ है इसके ऊपर। और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 30। 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो विदाउट 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 27। अब देखो आप लगाओ दिमाग। देखो y3 के पास जब 27 होंगे तभी तो y3, जब y3 3 नेगेटिव बनेगा तभी तो 30 हो पाएगा। 3 नेगेटिव चार्ज जब आता है तब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है।
तो आपने न्यूट्रल स्पीशीज निकाल ली, बस इसके बाद तो काम हो गया आपका। बताओ 3y के पास इतने हैं तो 1y के पास कितना होगा, डिवाइड बाय 3 कर दोगे सारी वैल्यूज को, तो इसके पास ये 10 और इलेक्ट्रॉन कितना 9। ये z भी है, यही p भी है, तो a कितना हो गया n प्लस p, 10 प्लस 9 19, y कितना हो जाएगा, क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, देखो एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर 19, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, तो उसमें कोई नई चीज नहीं है, यहां तक आप कॉपी करो। और ये बेसिक था, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ आपको डेफिनेशंस भी बताऊंगा, जैसे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। उसके बाद में मूव करूंगा हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पे, ठीक है। पहले तो इसको कॉपी करो, फिर कुछ डेफिनेशंस हम लिख लेते हैं। बिल्कुल समझते समझते कॉपी करना, ठीक है। चलो भाई, लिख लिया होगा सबने, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब देखते हैं आगे, और आपको अब लिखना है, हेडिंग डालना है आइसोटॉप्स। नाम सुना है ना पहले, Yes, sir. यस सर। कोई बताना चाहेगा क्या होता है आइसोटॉप? Same atomic number, different mass number. हाँ, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। डिफरेंट को मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देख लो, समझ लो, मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, डिफरेंट मास नंबर, यानी कि A डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर Z। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल भी देना चाहेगा? Hydrogen के तीनों आइस, क्लोरीन, हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन,
सबसे पहले हाँ हाइड्रोजन की बात करूं मैं तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3 कौन कौन से? H1 1H1 and 1H1 हाँ नाम 1H2 कौन? हाँ बताओ बताओ राशि, शायद आप कौन बता रहा था? कीर्ति बता रही थी। protium, deuterium and tritium. हाँ प्रोटियम ये होता है प्रोटियम, ये 1H2 जो होता है ये होता है ड्यूटेरियम, और 1H3 होता है इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं, ट्रीटियम बोलते हैं, वैसे ट्रीशियम बोला जाता है, ध्यान रखना ट्रीशियम बोला जाता है। ठीक है, ये आइसोटॉप्स है। कैसे है आइसोटॉप्स? देखो तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है 111, लेकिन ऊपर जो होता है वो क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर क्या है तीनों का? अलग अलग। वन एक का 1 है, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रीशियम है। ठीक है, इनके मास नंबर क्या है? अलग अलग है। ये हो गया आइसोटॉप। ऐसे ही किसी ने मुझे बताया अभी, एक किसी की आवाज आई थी मुझे, ऐसे क्लोरीन भी है। क्लोरीन के कौन कौन से है? कौन बताना चाह रहा था? Sir, 35, 35, हाँ 36, 35 and 35 37. एंड 37 पक्का? 35, 36, 35.5. 35, 37. क्या है ये बताओ ना मुझे कि ये Sir, मास नंबर mass एटॉमिक number नंबर? 35 मास नंबर 35, and mass number 37 37. और एटॉमिक नंबर तो क्या है? 17. सेम है, 17 है। किसी को मालूम है परसेंटेज कितना होता है इनका नेचर में? 30 70 60 40 75 25 नेचर में। आइसोटॉप्स बेसिकली क्या है देखो समझना, कि एक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है या क्लोरीन आप ले लो, तो क्लोरीन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो ये 35 वाली, 37 वाली। नेचर में जितना भी क्लोरीन है ना वो इन दोनों फॉर्म्स में डिवाइडेड है। 35 वाली फॉर्म कितनी है? 75, और 37 वाली कितनी है? 25। इसी से आप जो क्लोरीन का मास बोलते हो ना 35.5, वो यहीं से आता है, लेकिन उसकी बात बाद में होगी, अभी तो बस आप इतना समझ लो। ये आइसोटॉप हो गया। दूसरे पे आते हैं जो होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, कोई बताना चाहेगा आइसोबार क्या होता है? having same mass number Same different atomic mass or different atomic number. having same mass Sir, number same mass number and different हाँ atomic number. different atomic सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लिखो एलिमेंट्स हैविंग, इसका जस्ट ऑपोजिट है, आइसोटॉप का जस्ट ऑपोजिट है आइसोबार। सेम मास नंबर ए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी कि Z। ये यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एग्जाम्पल argon and calcium आर्गन और कैल्शियम। हाँ, आर्गन का जो मास होता है इसका भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है इसका 18 है और इसका 20 है। देखो मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 18 और 20। ये आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट पे मूव करें। yes sir तो थर्ड लिखो आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, तो आइसो का मतलब होता है सेम, ध्यान रखना आइसो का मतलब होता है सेम। मतलब आइसोटोन्स बोल के क्या फील आ रहा है? आइसोटोन्स न्यूट्रॉन्स है ना, same आइसोटोन्स neutron न्यूट्रॉन्स। हाँ, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैं दूं, नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16। ये नाइट्रोजन का एक आइसोटॉप है ना, वैसे तो आप जानते हो कि 7 14 होता है नाइट्रोजन, लेकिन ये नाइट्रोजन का एक आइसोटॉप है 15 वाला। अब जरा आप चेक करो क्या ये आइसोटोन्स है क्या? आइसोटोन्स चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, इसका भी और इसका भी। मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करने का डायरेक्ट तरीका बताया था ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, 15 में से 7 को माइनस कर दो, ठीक, 8 आ गया। 16 में से 8 को माइनस कर दो,
8 आ गया। क्या दोनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना? हाँ है। तो ये दोनों क्या है? आइसोटोन्स है। दोनों क्या है? आइसोटोन्स है। सर पोटेशियम और कैल्शियम भी हो सकता है। पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम ओके। पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कि, हाँ ठीक है सही है, बिल्कुल सही। बहुत सारे हो सकते हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे हो सकते हैं। चलो अगले पे आए, फोर्थ पे मूव कर रहा हूं मैं। तो ये आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो नाम से पता करना है आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? having same number of electron. Same number. हाँ, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लिखने का तरीका देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन के लास्ट में क्या लिख दो? एस लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मैं दूं आपको, तो देखो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। बताओ, चेक करो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या? Yes sir. अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने पड़ेंगे। बताओ इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10. 10. पक्का? बाकी लोग भी बताओ। 10 सबसे। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, उसके ऊपर लगा हुआ है 3 नेगेटिव चार्ज, यानी कि 7 + 3 10। ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए हैं, 10। फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1 नेगेटिव चार्ज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है, 10। क्या तीनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो तीनों कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे ही Na+ ए Mg2+, Na+ Mg2+, और जरा चेक करो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। So 10 electrons हैं. Yes. हाँ, अब देखो कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 11। एक पॉजिटिव चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बचे? 10। 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2+ चार्ज है तो 10। 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3+ चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, तो ये भी क्या है? हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब इसके बाद और भी आएंगे, अभी कुछ और भी हैं। मूव कर रहे हैं आगे अगली डेफिनेशन पे। Yes sir. लिख लिया होगा सबने, ठीक है। देखो आगे जो अगला आ रहा है वो है आइसो डायाफर्स। याद है अर्नव? Sir, same number of excess neutrons. Elements having same value of n-p. Elements having same value of n-p. ठीक है, एग्जाम्पल ये है और एक ये है। क्या ये आइसोडायाफर्स है क्या? मैंने पूछ लिया क्या ये आइसोडायाफर्स है क्या, तो आपको क्या चेक करना है? इन दोनों के n-p चेक करना है। न्यूट्रॉन n-p क्या है? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। n को हम क्या बताते हैं? न्यूट्रॉन। p को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो देखो सबसे पहले तो न्यूट्रॉन चेक करोगे, फिर प्रोटॉन चेक करोगे, फिर n-p निकालोगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने? माइनस करो, 15 - 7 8। इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने? 17 - 8 कितना?
कितना जाएगा 9 ना 9। प्रोटॉन्स कितने नाइट्रोजन के पास 7, इसके पास कितने 8, बताओ n माइनस पी, यानी कि 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 8 1। क्या दोनों के लिए n माइनस पी सेम आ रहा है क्या? तो ये क्या है आइसोडायाफर्स है, ये होता है आइसोडायाफर्स। ठीक है, अब ये ना आप जब आप क्वेश्चंस करोगे ना मॉड्यूल में तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको आइसोडायाफर्स का, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आइसोडायाफर्स क्या होते हैं। बाकी तो मेन तो देखो वही है, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये हो गया आइसोडायाफर्स जिसके लिए n माइनस पी क्या हो सेम हो। ठीक, तो एक हमने बेसिक केमिस्ट्री जनरल केमिस्ट्री में कुछ कुछ टॉपिक समझ लिए। इलेक्ट्रॉन के मास वगैरह, प्रोटॉन के मास वगैरह मैं आपको लास्ट क्लास में मैं बता चुका था। चार्ज वगैरह भी मैं आपको बता चुका था, रिलेटिव चार्ज भी बता चुका था, +1 -1 क्यों क्या होता है उनका मीनिंग बता चुका था ना मैं। जिससे कि Na+ के ऊपर +1 चार्ज है, बेसिकली +1 चार्ज का मतलब क्या है कि इसके ऊपर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलो तो ये वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले चैप्टर पे। ये चैप्टर बिल्कुल मैंने क्या बोला था बेसिक केमिस्ट्री है। अगला जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कॉपी कर लो। और जो चीजें है ना वो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ाऊंगा। अब हो सकता है कि लास्ट में जिन्होंने पढ़ा हो ये मेरे से, तो उसमें कुछ और चीजें उन्होंने देखी हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अर्णव मैंने करवाया था पहले, ये सर कराया था क्या क्या इसमें और मैंने क्या क्या ऐड करवाया था जनरल केमिस्ट्री में? सर। जनरल केमिस्ट्री नहीं कराया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कराया था हमारे में तो डायरेक्ट। ठीक है, हाँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही करेंगे यहाँ पर भी। लिख लिया सबने? तो हेडिंग डालो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी एटम से रिलेटेड। कुछ चीजें तो आप बचपन में पढ़ के भी आए हो, है ना, लाइक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ये आपने पढ़ा हुआ है ना 9th क्लास में? बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें तो हमने पहले पढ़ी है, थोड़ा बहुत लिखवा दूंगा इनके बारे में, कोई ज्यादा चीजें है नहीं यहाँ पर एक्स्ट्रा। ठीक है, लिख लिया चैप्टर का नाम? लिखो। सबसे पहले जो इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इसमें लिखने जा रहे हैं किसके बारे में? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि देखो मैं बता चुका हूँ ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना अपनी क्लास में 9th क्लास में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन थोड़ा बहुत बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये क्या किया था, किसने किया था एक्सपेरिमेंट? जूलियस प्लकर। जे थॉमसन। जे थॉमसन। सर कैथोड रे जूलियस प्लकर ने किया था। नहीं नहीं, जे थॉमसन ने किया था। ये ना उन्होंने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली इस तरीके से। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहां उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप क्यों लगा दिया? कि कोई गैस अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने दो मेटल प्लेट्स लगा दी। मेटल प्लेट्स, इन मेटल प्लेट्स को बेसिकली इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। मेटल प्लेट्स को
इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। ठीक है, ठीक। एक को नाम दिया कैथोड और दूसरे को नाम दिया एनोड। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब लगभग ये जो बताओ, ये जो साइन होता है किसका होता है? बैटरी का होता है ना, बैटरी का साइन होता है ये। अब उन्होंने जो बैटरी ली वो लगभग, मतलब एक बार में एक्सपेरिमेंट देखो कोई सा भी सक्सेसफुल नहीं होता। उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग वैल्यूज से। 10,000 वोल्ट की लगभग उन्होंने बैटरी ली और इसके अंदर उन्होंने गैस फिल कर दी, हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। सारी गैसेस निकाल के बस एक पर्टिकुलर टाइप की गैस फिल कर दी इस ट्यूब के अंदर, हाइड्रोजन गैस, जहां पर उसका प्रेशर जो था वो था 10⁻⁻⁴ mmHg। mmHg भी प्रेशर की यूनिट होती है, जैसे आपने सुना होगा ना एटीएम, एटीएम प्रेशर की यूनिट है, वैसे ही mmHg भी किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, देखो ये चीजें आपने वैसे पहले पढ़ी हुई हैं, बस मैं एक तरीके से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। ठीक, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं और वो किस तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ जा रही हैं। इस तरीके से कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं और वो किस तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो उन्होंने, किसने किया था एक्सपेरिमेंट? जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने इन रेज को क्या नाम दे दिया? कैथोड रेज। इन रेज को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कैथोड रेज। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये रेज कहां से प्रोड्यूस हो रही हैं? कैथोड से, और किस तरफ जा रही है? एनोड की तरफ जा रही है। तो प्रोड्यूस कैथोड से हो रही है, इसलिए उनको नाम क्या दे दिया? कैथोड रे। ठीक है, अब बेसिकली जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था और इससे किस चीज की डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। कैसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी? भाई उन्होंने देखा कि ये जो रेज हैं ये किस तरफ जा रही है? किस तरफ जा रही है? एनोड की तरफ जा रही है। एनोड कैसा है? पॉजिटिव है। तो बताओ, एक पॉजिटिव की तरफ कोई अगर जा रहा है तो उस पर चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। तो ये जो पहले, ये जो नेगेटिव चार्ज उन्होंने बोला कि जो कैथोड रेज है, मैं पूरे स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, मैं बस बोल दे रहा हूँ कि उन्होंने बोला जे थॉमसन ने कि जो कैथोड रेज है ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, तभी ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बताओ क्या नाम दिया गया? नेगाट्रॉन। हाँ, नेगाट्रॉन। पहले इसको नाम दिया गया था नेगाट्रॉन, फिर बाद में इस नेगाट्रॉन का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना, एक और नया नाम आपको पता चला कि पहले इस पार्टिकल का नाम रखा गया था नेगाट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज था ये, तो नेगाट्रॉन नाम रखा गया, फिर बाद में इसको बोला गया क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है कैथोड रेज की, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कोई इसके बीच, इसके सामने कोई मास रख दोगे तो वो व्हील रख दोगे तो बहुत कम मास वाला उसको रोटेट करती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो कोई काम के नहीं है अभी हमारे लिए ये। ठीक है, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट आता है। फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एनोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया था। और किसी को कुछ बताना है किसने किया था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किया था। ओके, अब देखो और कोई बताना चाहता है? और कोई बताना चाहेगा किसने किया था? कितने लोग सहमत हैं कि गोल्डस्टीन ने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था सर। और रदरफोर्ड कौन कौन कह रहा है? देखो ध्यान रखना, गोल्डस्टीन ने सबसे पहले किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने सबसे पहले किया था, लेकिन गोल्डस्टीन ने सिर्फ और सिर्फ एक एटम के बारे में बात की थी, हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स है ना वो किसने दी थी? रदरफोर्ड ने दी थी। ठीक है,
तो जो हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, बोला जाए ना अगर, तो सबसे पहले तो गोल्डस्टीन ने ही परफॉर्म किया था, लेकिन गोल्डस्टीन का भी लिमिटेड है। गोल्डस्टीन ने सिर्फ एक एटम के बारे में बताया था कि प्रोटॉन जो होता है, इन्होंने बेसिकली प्रोटॉन के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ बोला था कि हाइड्रोजन के अंदर होता है। बाकी जो है ना, बाकी भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर डिस्कवरी प्रोटॉन की किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। खैर देखो, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनोड एक्सपेरिमेंट में सेम काम किया गया। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर ना एक लेपिंग भी की गई थी जिंक सल्फाइड की, जिससे पार्टिकल्स आके टकराते हैं, तो तब पता चलता है कि हाँ कोई आके टकरा रहा है, ठीक है। तो लेपिंग की थी जिंक सल्फाइड की। ऐसे बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है, किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। डिस्कवरी ऑफ क्या है? प्रोटॉन, ठीक है। तो इसी में देखो, मैं कचरा नहीं करूंगा, बस आप समझ लो कि इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला था कि ऐसे ही जैसे कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही है ना, सिमिलरली एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज जाती है। और कैथोड क्या है? नेगेटिव चार्ज, मतलब वो रेज जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, जिसको नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, वो किसने की थी? बोलो। चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक है। चलो भाई, तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं। कुछ बनाना है, कुछ लिखना है इसमें से, बताओ। सर वो कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज वगैरह की पीडीएफ हो तो भेज दीजिएगा स्कूल में, मतलब। प्रॉपर्टीज वगैरह की तो आपके पास वो 9th क्लास में नहीं लिखी हुई? सर वो बुक तो मैंने दे दी किसी को। नहीं, बुक नहीं, नोट्स बनाए होंगे ना कोचिंग वगैरह में अगर होंगे तो। सर वो नहीं है मेरे पास। तो नोट्स तो किसी से भी मिल जाएंगे आपको, मुझे बता देना। ये आप में इतने सारे लोगों में से किसी से भी मैं बता दूंगा, दिला दूंगा आपको, ठीक है। ठीक, ओके। हाँ, चलो, तो इसमें से कुछ लिखना है, बताओ। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक टर्म होता है, हाँ अब हम आ रहे हैं आगे की चीजों पे। एक टर्म होता है स्पेसिफिक चार्ज। अगर कभी आपसे क्वेश्चन में बोले ना कि स्पेसिफिक चार्ज बताओ क्या है इसका, तो स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग होता है Q बाई एम। Q बाई एम, चार्ज, Q का मतलब होता है चार्ज, डिवाइड बाई एम कर दिया चार्ज, इसका मतलब डिवाइड बाई एम करने का मतलब चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है। मतलब किसी भी स्पीशीज का अगर आपसे स्पेसिफिक चार्ज पूछा जाए ना, तो उस पे चार्ज कितना है और डिवाइड बाय स्पीशीज का मास कितना है, ये काम करना होगा, है ना। चार्ज अपॉन मास, ठीक है। चार्ज अपॉन मास, ये स्पेसिफिक चार्ज होता है। Q बाई एम, Q बाई एम, इसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ये बता सकता है इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की गुलाम यूनिट पर क्या केजी। होती है? हाँ, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब डिवाइड बाई मास। मास ध्यान रखना, ऐसा यूनिट में बात करते हैं, तो ऐसा यूनिट मास की क्या होती है? किलोग्राम होती है। तो चार्ज अपॉन मास। जैसे कि एग्जांपल, सबसे मेनली यही चीज होती है, जैसे कि पूछ लिया जाए कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉन के लिए? Q बाई एम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किससे बताते हैं? E से। और मास, मास तो पता है ना आपको, बोलो क्या करोगे? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 डिवाइड बाय 9.1 इंटू किलोग्राम में रखोगे, 31 किलोग्राम। ये ऐसे ऐसे काम करना होता है, इतना आसान है, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज निकालना किसी भी स्पीशीज के लिए। इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करना है। सर आप इसकी पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, जो आप मतलब नोट करवा सके। किसकी पीडीएफ? मतलब जो आप अभी नोट करवा रहे हैं, आप इसकी पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। ये आप लिख नहीं रहे क्या अभी? जैसे लिख रहे हैं, पीछे वाला एक पॉइंट रह गया है, मतलब पीछे वाले पेज का। कौन सा वाला, मुझे बता दो इस पे। ये सर एक मिनट।
हाँ हाँ लिख लो, ऐसा मुझे बता देना, जहां आपका कोई पॉइंट रह गया वो मुझे बता देना। वैसे वैसे आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी भाई, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। वो उसमें देखने में टाइम लग जाएगा ना, मतलब पूरी देखनी कोई बात पड़ेगी। नहीं, अभी लिख लो, अभी लिख लो। मुझे बता दिया करो है ना, अगर नहीं लिखा हो तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये सर हो गया। इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिख लिया ये भी सबने? यस सर। ठीक है, अब आप लिखो एटॉमिक मॉडल्स, एटम के मॉडल्स। एटम के बारे में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? थॉमसन। थॉमसन। तो सम्मान थॉमसन के भाई एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करें तो सम्मान तो देना पड़ेगा, तो सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। क्या कहा था थॉमसन ने? ये वही थॉमसन है हमारे जो जे थॉमसन है, ये वही वाले थॉमसन है, कोई अलग थॉमसन नहीं है ये। क्या कहा था इन्होंने? सर वो एक पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर होता है। हाँ, इन्होंने बोला था कि जो एटम है ना, एटम वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, मतलब इसके अंदर हर जगह पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसमें बीच बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीच बीच में इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मेनली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको उन्होंने कंपेयर किया था दो चीजों से, वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। ठीक है, वाटरमेलन में देखो क्या होता है कि वो जो रेड वाला पार्ट है वो ज्यादा होता है ना, तो कंपेयर करो रेड वाले पार्ट से, वो रेड वाला पार्ट एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीच बीच में जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेनली पार्ट क्या है, रेड वाला। तो वही चीज कह रहे हैं कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज को रेड पार्ट से कंपेयर करो, ज्यादा पार्ट कौन सा, रेड वाला, जिसमें बीच बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक सीड्स। ठीक है, लिख लो इसमें। सबसे पहले तो ये बताना है क्या है, सर्कल नहीं है, क्या है, स्फीयर है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो लिख सकते हो इसमें आप, थॉमसन considered atom as a sphere in which all the positive charge and mass is uniformly distributed। ठीक है, जो एटम का मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज भी सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड negative charged negative charged particles particles बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर एम्बेडेड, एक टर्म डिफाइन है पहले से, एम्बेडेड इन होल स्फीयर, just like seeds in watermelon। ठीक है, क्या कहना है कि एटम जो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और जो मास है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब तरफ फैला हुआ है। एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड मतलब प्रेजेंट अलग अलग जगह पे है ना, एम्बेडेड इन होल स्फीयर जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी कहा था कि जो एटम है ना, ओवरऑल एटम
is neutral. ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जो दूसरा पॉइंट है इन्होंने कहा था कि इट इज ऑल्सो, मतलब इस मॉडल को किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो ये तो बस सम्मान में हमने पढ़ लिया, हमें मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फैला हुआ नहीं होता, वो तो एक जगह पे बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो फेल हो गए थे। कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो तो मुझे बता देना कि लिख लिया। यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो फिर मैं चेंज कर दूं और हम आ रहे हैं किस पे। अब ये जो अगला आने वाला ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो किसका है, रदरफोर्ड का, ठीक है। तो लिख लिया, तो मैं चेंज कर रहा हूं स्लाइड, देखो ये लो। तो अगला जो है वो है सेकंड हमारा रदरफोर्ड्स। क्या नाम है पूरा इसका, बताओ क्या नाम था इस पूरे एक्सपेरिमेंट का? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल, हाँ, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो देखो बताते हैं, अभी डिस्कस करते हैं, पहले आप हेडिंग डाल लो, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल बेसिकली, अल्फा पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मतलब क्या है कि सिर्फ हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। हीलियम याद है क्या होता है? क्या होता है हीलियम? 2He4 होता है, यही होता है क्या, बोलो यस बताओ। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं इसके पास? 2। 2। अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो तो उस पर क्या 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे क्या? यस सर। तो ये जो है यही हमारा क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस। अब बताओ, अगर हीलियम का न्यूक्लियस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बताओ अगर आपने इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो बचा क्या, सिर्फ न्यूक्लियस, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको इसको ही हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल पे बताओ चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। बताओ अगर मैं उस चार्ज की वैल्यू आपसे पूछूं, क्यों अल्फा में पूछूं, तो बताओ क्या बोलोगे? +2। +2 नहीं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। +2 तो रिलेटिव है, समझ रहे हो ना, +2 तो क्या है, रिलेटिव है। बताओ मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछूं तो क्या बोलोगे? अब सही आंसर करना। 4 AMU, ये सही है, लेकिन अगर बताओ ग्राम्स में बोलोगे तो क्या बोलोगे? 4 ग्राम। 4 into AMU 1.6 की वैल्यू पता है ना, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 1 AMU कितना, 1.67 इंटू दिस, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, ठीक है, किलोग्राम्स। ये तो चलो अल्फा पार्टिकल की बात हो गई, ठीक है भाई, ये हो गई किसकी बात, अल्फा पार्टिकल की बात। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट पे। बताओ क्या किया था रदरफोर्ड ने, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था। अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था किसने, रदरफोर्ड ने। अब वो अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी हो सकता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं। तो देखो ये रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, सब तरफ एमिट कर रहा है, इस तरफ भी कर रहा है, इस तरफ भी कर रहा है, इस तरफ भी कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं हटा दे रहा हूं। यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसे ना
स्लिट लगा दी, स्लिट। स्लिट क्या करती है, इन अल्फा पार्टिकल्स, बाकी के अल्फा पार्टिकल्स को रोक लेगी बस। कौन से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, यहां से जो निकल पाएंगे, यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे बस वो, मतलब स्ट्रेट लाइन में अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने यूज किया किसको, गोल्ड को। गोल्ड की एक बहुत छोटी सी इन्होंने लेयर ली, इतनी पतली, इतनी छोटी, इतनी पतली, जिसमें सिर्फ ऑलमोस्ट एक एटम था। अब गोल्ड ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड की ही मेलेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। गोल्ड बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा मेलेबल होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल बहुत पतली सी, उसको मैं मान लो इस कलर से दिखा दूं, देखो इस तरीके से, बहुत पतली सी उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। येलो कलर से दिखा देता हूं, इस तरीके से। ठीक है, इन्होंने छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया, छोटा सा बना रहा हूं। और इसके चारों तरफ उन्होंने क्या लगा दिया, फिर से इस तरीके से, एक कर्टेन टाइप से, जिसपे उन्होंने लेपिंग कर दी, फिर से किसकी, जेडएनएस की, जेडएनएस की लेपिंग कर दी। एक फ्लोरोसेंट मटेरियल बेसिकली। फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम क्या होगा कि जब इससे कोई पार्टिकल टकराता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से जब कोई पार्टिकल टकराता है तो एक फ्लैश, एक ग्लो क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। देखो आप समझना, जब भी आप मान लो, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो सबसे पहले उस आप ये देखोगे कि उसके अंदर हो क्या रहा है। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो भाई सीधी सी बात है, आप उसके अंदर ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व करोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे बहुत सारी बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रही हैं यहाँ से बहुत सारी बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रही हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कम ही बना रहा हूं, ज्यादा कचरा नहीं कर रहा मैं। देखो फ्लोरोसेंट ग्लो कब करेगा, जब एक चार्ज पार्टिकल टकराएगा। ठीक है, चलो तो देखो ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूं। ऑब्जर्वेशंस क्या है, डायग्राम वगैरह आप बाद में बना लेना, यही साइड में लिख देता हूं जिससे आप खुद ऑब्जर्व करना। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप पहले उसमें ऑब्जर्व करोगे कि एक्सपेरिमेंट में आखिरकार हो क्या रहा है। तो ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है, रदरफोर्ड ने देखा कि यहाँ पर ना बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर मतलब बिल्कुल इस पॉइंट पे, इस एरिया में बहुत सारा फ्लैश क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा होगा कि बिल्कुल पार्टिकल्स आ रहे हैं और यहाँ टकरा रहे हैं, इस एरिया में बहुत ज्यादा फ्लैश क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लैश क्रिएट हो रहा है। मतलब हो क्या रहा है कि जो पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं वो बिल्कुल वैसे सीधे के सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिल्कुल जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस बिल्कुल उसी तरीके से सीधे चले गए। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ, फिर ऑब्जर्वेशन में लिखवाऊंगा क्योंकि साथ में कंप्लीट कर लो। कैसे पता चल रहा है कि बिल्कुल सीधे निकल गए, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में ही बहुत ज्यादा फ्लैश क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल कंटिन्यूअस तरीके से यहाँ पर फ्लैश क्रिएट हो रहा है, कंटिन्यूअस तरीके से फ्लैश क्रिएट हो रहा है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स आके कंटिन्यूअस टकरा रहे हैं। डायग्राम बना लिया, छोटा सा डायग्राम है। ठीक है, बना लो तो बता देना।
जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि क्या हो रहा है, फिर आप कंक्लूड करोगे। तो सेम रदरफोर्ड कर रहे हैं कि पहला उनका ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए हैं। ये क्या कंक्लूजन देंगे इससे वो हम बाद में देखेंगे। लिख लिया, बना लिया, यस सर। बोलो। यस सर। हाँ, दूसरा लिखवाऊं, दूसरा बताऊं। अब देखो, ये तो चलो हो गया कि हाँ एक कंटिन्यूस यहाँ पर फ्लैश क्रिएट हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस यहाँ पे पार्टिकल्स आके टकरा रहे हैं। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी डिस्टेंस पर ऐसे 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 यहाँ पर भी फ्लैश क्रिएट हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना यहाँ हो रहा है, ठीक है, लेकिन हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए और इधर चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए और इधर चले गए। देखो डायग्राम भी बना दूं, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए, कुछ इधर चले गए, ठीक है, कुछ इधर चले गए। एक एक लाइन बना लेते हैं, काफी है। बताओ इससे क्या पता चल रहा है। बनो भाई, साइंटिस्ट बनो, ऑब्जर्व करो, इससे क्या बोलोगे आप, कुछ मतलब अल्फा क्या यूवीएस से ऑब्जर्वेशन है टकरा ये। रहे हो। हाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हो गए, ठीक है, सही बात है। लिखो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। फ्यू क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उतना फ्लैश क्रिएट नहीं हो रहा जितना बीच में हो रहा है, ठीक है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड with small angles, स्मॉल एंगल पे क्या हो गए, डेविएट हो गए। बेसिकली वो एंगल जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है ये एंगल। थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो गए, थोड़े से डेविएट हो गए। ठीक है, हो गया। और लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, बताओ क्या था थर्ड ऑब्जर्वेशन। कुछ पार्टिकल 180 डिग्री पार्टिकल्स से वापस डेविएट आ हो गए गए। थे। हाँ, बहुत सारे पार्टिकल्स, लगभग 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा है जो जिस रास्ते पे गया उस रास्ते से वापस आ गया, ठीक है। लिखो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिख लो 1 आउट ऑफ 20,000, ठीक है, डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड विद वेरी लार्ज एंगल लाइक 180 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये तीन ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्टिकल जैसा गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस भी आ गया, ठीक है। ये तो ऑब्जर्वेशन है। अब बताओ इससे कंक्लूड कैसे किया जाएगा, तो कंक्लूजन लिख रहे हैं अब हम, कंक्लूजन। ये तीनों को देख के उन्होंने कंक्लूड किया, कंक्लूजन। आपको भी सोचना है, आपको भी साइंटिस्ट बनना है। बताओ पहला ऑब्जर्वेशन देख के क्या बोलोगे। मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम स्टेट। हाँ भाई, मैक्सिमम जो फ्लैश है ना वो सेंटर पे क्रिएट हो रहा है, मतलब कि ज्यादातर पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे 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 निकल आए। बताओ ऐसा तब हो सकता है जब पार्टिकल के रास्ते में कुछ ना आया हो, समझ रहे हो ना, मतलब खाली स्पेस है, समझ रहे हो। लिखो ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन बताओ, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो अपने पाथ से थोड़ा बहुत डेविएट हो गए हैं, ठीक है। बताओ, सोचो जरा, इससे क्या बोलना चाहोगे। कि कोई
मतलब डेंस ऑब्जेक्ट है सेंटर में, नहीं, डेंस की बात अभी आएगी ही नहीं। पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हाँ, बस सेकंड से आप इतना बोलोगे कि भाई अल्फा पार्टिकल पे बताओ चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव था ना। पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सीधे अपने रास्ते चलते आ रहा है, ऐसे सीधे 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 सीधे। अब इसको ऐसा क्या जमा कि ये दूर चला गया, दूरी जा रहा है ना। तो क्या हुआ होगा, क्या इसको अपने रास्ते में किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ रिपल्शन मिला होगा क्या, तभी तो दूर जाएगा। सही है, मतलब किसी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर दूर जा रहा है अपने स्ट्रेट पाथ से, तो उसको किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज से क्या मिला होगा, रिपल्शन मिला होगा। तो ये कंफर्मेशन मिलता है किस वाले से, इस सेकंड वाले से, कि मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं बाद में ही लिखवाऊंगा। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो, बताओ एक पार्टिकल ऐसा है जो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस भी आ गया, ऐसा कब हो सकता है। जब वो डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराए, न्यूक्लियस कहाँ से आ गया अभी, मतलब न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं आई। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। हाँ, अब इसको इसको नहीं देखो, आप सोचो ना कैसे कंक्लूड कैसे करोगे, पॉइंट से कैसे रिलेट करोगे, समझना। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, है ना। बताओ एक बॉल आप लो, क्रिकेट की बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, चाहे जो ले लो, आप उसको दीवार पे मारो। ठीक है, दीवार पे मारोगे तो क्या दीवार पीछे खिसक जाएगी क्या, नो। बोलो। नहीं ना, दीवार तो वहीं रहेगी, बॉल टकरा के वापस आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बॉल जो है एक हैवी मास से टकराई है, समझ रहे हो। बॉल जो है एक हैवी मास से टकराई है, तभी बॉल वापस भी आई है। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल गया और वापस आ गया, तो वो किसी हैवी मास से टकराया होगा, या फिर किसी हैवी चार्ज ने उसको रिपेल किया होगा, तभी तो वो जिस रास्ते से गया बिल्कुल उसी रास्ते से वापस भी आ गया। ठीक है, तो वो तो थर्ड पॉइंट से इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज जो हमने जो सेकंड पॉइंट में बोला था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक साथ कलेक्ट होके एक ही जगह पे बैठा हुआ है, क्योंकि तभी तो वो इतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा पाएगा। तो उन्होंने बोला कि जिस जगह पर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज एक साथ कलेक्ट होके बैठा हुआ है, उस जगह को उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, उस जगह को क्या नाम दिया इन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, तो अब पॉइंट तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए। अब मैं सेकंड और थर्ड पॉइंट में एक साथ पॉइंट्स को लिख दे रहा हूँ। ऑल दी, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन को देख के लिख रहा हूँ। ऑल दी पॉजिटिव चार्ज, लिख लो अब साथ में, ऑल दी पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट mass is present in a small वॉल्यूम। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और एटम का ऑलमोस्ट जितना भी मास है ना, वो एक छोटे से वॉल्यूम में बैठा हुआ है एक साथ। ठीक है, फिर दिस स्मॉल वॉल्यूम दिस स्मॉल वॉल्यूम इज negligible negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम। और ये जो स्मॉल जो ये वॉल्यूम है, ये एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा भी है, बहुत छोटा है। तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहीं से उन्होंने एटम के बारे में पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, यहीं से उन्होंने एटम के बारे में पॉइंट्स बताए थे। उस स्मॉल जो ये वॉल्यूम है ना, उसी का नाम उन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। लिख लो तो बता देना। यस सर। सबने लिख लिया, यस सर। पक्का। तो आगे बढ़ो फिर मैं, देखो अब यहीं से आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में आप लिखने जा रहे हो, तो मैं लिखवाता हूं आपको। देखो
फिर से आप हेडिंग डाल लो। अब क्या उन्होंने बताया एटम के बारे में वो हम पढ़ने, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया था, है ना। अब लिखो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये तो एक्सपेरिमेंट की बात की अभी तक हमने, लिखते जाना। ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, एम्प्टी, ठीक है। सेकेंड, the small volume where all the positive charge is present is called, क्या क्या बोला इसको, न्यूक्लियस। इसी को क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। फिर उन्होंने ये भी बताया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, अब ये इस एक्सपेरिमेंट में इस चीज की कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ही बताया था, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग with very high speed around the न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए भाई इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो एटम न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल भी तो होता है एटम, तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड से चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रख रहे हैं, टाइम तो हो गया वैसे हमारा, 5 मिनट ज्यादा ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था। देखो बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई फास्ट मुझे नहीं लगता कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहे हैं। शुरुआत में आराम से चलेंगे, ठीक है। कोई आपको चीजें जो आपको पूछनी हो, आपको जो डाउट्स आते हैं वो आप पूछो, ठीक है। लाइव क्लास में पूछो, डाउट्स को मन में मत रखना, जो डाउट्स आपको पूछने हो आप पूछते रहना। आप यहाँ नहीं तो आप मतलब बाद में, अगर मान लो आप जब आप रिवीजन, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, रिवीजन रोज करना ही है आपको, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन आपको रोज करना है, रिवीजन आपको रोज करना है। लिख लिया ना ये सबने? यस सर। यस सर। हाँ, तो रिवीजन पे जरूर फोकस करना, रिवीजन जरूर करना। और मान लो रिवीजन करने पे कोई डाउट आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ आपको, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।